और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर वो जिस पर पूरे देश की नजर रही। शुरुआत रांची से करेंगे। जंतर मंतर में आपने देखा था कि छात्रों का आंदोलन हुआ और 12वां दिन है जो रांची में आंदोलन चल रहा है। समाज सेवी सोनम वांगचुक की एंट्री हो गई है अब इस आंदोलन में। कैसे आपको बताऊंगा कि झारखंड में हलचल तेज हो गई। पिछले 12 दिनों से रांची में अपनी 5 मांगों को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़कों पर थे, गलियों चौराहों पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। झारखंड की 2 परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का यह आंदोलन। खाएंगे, रुगड़ा खुखड़ी खाएंगे। अब देखिए छात्रों ने आज तिरंगा यात्रा निकाली। मुंडा स्टेडियम से ये यात्रा निकाली गई। तस्वीर देखिए जरा। जो रांची में एकजुटता नजर आ रही है वो नजर आ रहा है कि छात्रों का रोष और गुस्सा लंबे वक्त से था। अब अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन पर बैठे हैं, अनशन पर बैठे हैं। और इस प्रदर्शन और अनशन के बीच जो तस्वीर आई दिलचस्प मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा अगली तस्वीर। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर थे और उनकी तबीयत बिगड़ने की खबरें आई थी। देवेंद्र महतो की तस्वीर आप देख रहे हैं। देवेंद्र महतो के अनशन से कम सरकार जागी और छात्रों से मिलने के लिए अधिकारी पहुंचे। लेकिन इसमें देखिए अगली दिलचस्प तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। जंतर मंतर पे अगर आपने देखा हो कि अनशनकारी और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने अब बात की है उनसे जो रांची में अनशन पर थे। वीडियो कॉल पर दोनों की बात हुई। अगर आपको याद हो कि सोनम वांगचुक ने भी अनशन अपना खत्म किया था जब वो जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे और आमरण अनशन पर थे। और दूसरी तरफ जंतर मंतर पर के अलावा जो अब रांची में अनशन पर है महतो, उनसे सोनम वांगचुक ने बात की। जल्द ग्रहण करेंगे सर, जब आप हमको कमिटमेंट करेंगे कि जब तक हम लोग सफल नहीं होंगे आपका साथ, आपका सहयोग और आपका समर्थन हम लोग को आपका मिलेगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है सरकार ने की आत्मा को जगाना, अधिकारियों के आत्मा को जगाना और उसके लिए आपको जिंदा रहना। सोनम वांगचुक को सुन रहे थे आप। सोनम वांगचुक की बात मानकर देवेंद्र नाथ महतो ने पानी पी लिया। हालांकि साफ किया कि मांगे माने जाने तक उनका अनशन जारी रहेगा। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। आमरण जो अनशन पर थे उन्होंने पानी पिया। सोनम वांगचुक ने बात की थी, उन्हें समझाया कि आपका स्वस्थ होना जरूरी है इस प्रदर्शन के लिए, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए। और इस आंदोलन को लेकर देखिए झारखंड सरकार ने जब देखा कि जंतर मंतर एक नजीर बना, जब छात्र सड़कों पर थे, झारखंड में प्रोटेस्ट शुरू हुआ, तो झारखंड सरकार इस आंदोलन को लेकर बैकफुट पर है। हेमंत सोरेन ने इसको लेकर माथापच्ची शुरू की। बैठकों का दौर शुरू हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक की, मंत्रियों के साथ बैठक की। अधिकारियों का एक दल छात्रों से मिलने भी पहुंचा। इसके पीछे एक और वजह है। अगर आपने देखा हो कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ तो कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां एक्टिव थी। यहां बीजेपी इस मौके पर लगातार हेमंत सोरेन सरकार को घेर रही है। बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। इस वक्त बीजेपी के लिए राजनीतिक अब जवाब देने का मौका था जो झारखंड में नजर आया। वहीं दूसरी तरफ देखिए कांग्रेस की भी एंट्री हुई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलनकारियों से मुलाकात की है। कांग्रेस का छात्र विंग, छात्र इकाई एनएसयूआई के कार्यकर्ता पहुंचे और जो आंदोलन कर रहे हैं, अनशन पर हैं, उनसे जाकर मुलाकात की।
अब सवाल यह है कि कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उनके राज्य में छात्र आंदोलन बड़ा हो जाए और इस स्थिति में पहुंच जाए कि उन्हें सरेंडर करना पड़े। इसके बाद एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि सीएम के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से मिलने भेजा गया और मुलाकात का प्रस्ताव दिया गया, यानी कि बातचीत शुरू की जाए किसी तरह से। हम लोग को मेरा आईडी गिर गया जान भाई, मेरा अब देखिए जरा आपको बताऊं कि कैसे रांची आंदोलन में सोनम वांगचुक की एंट्री हुई है, क्योंकि सोनम वांगचुक इस वक्त बड़ा नाम बन चुके हैं छात्रों के लिए, क्योंकि जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन ने बड़ा रूप लिया उसमें सोनम वांगचुक एक बड़ी वजह थे। वांगचुक की एंट्री से आंदोलन को धार मिली और सरकार अब बातचीत का प्रस्ताव दे रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन में सोनम वांगचुक ने बातचीत की। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में धांधली पर आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अनशन पर बैठे। वांगचुक ने छात्र नेता के साथ वीडियो कॉल पर बातचीत की। इसके बाद वांगचुक ने उन्हें पानी पीने का आग्रह किया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ की तबीयत बिगड़ गई थी। दरअसल डॉक्टरों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई थी। कभी भी उनका बीपी डाउन होने की आशंका थी। साथ ही उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी गई थी, लेकिन वांगचुक के कहने पर छात्र नेता ने पानी पिया। साथ ही कहा कि वो मोर्चे पर डटे रहेंगे। रांची में 12 दिनों से छात्र आंदोलन कर रहे हैं। छात्र अपनी 5 मांगों को लेकर धरने पर हैं। उधर झारखंड सरकार ने भी बातचीत का प्रस्ताव दिया है। एसडीएम एडीएम ने आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की। साथ ही सीएम सोरेन से मिलने का प्रस्ताव भी दिया गया है। इस पर अनशनकारी देवेंद्र महतो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस शर्त को सोनम वांगचुक सर स्वीकार किए हैं कि झारखंड के छात्र को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक यह प्रोटेस्ट सफल नहीं होगी, तब तक सोनम वांगचुक सर हम लोग के साथ रहेंगे और हमेशा संपर्क में रहेंगे और वीडियो कॉल में भी रहेंगे। और आज के बाद मैं जल और नमक को गर्म करूंगा। कई लोग इसमें जेल भी जा चुके हैं। जांच एजेंसी के द्वारा दबिश भी दी जा रही है। कुल मिला जुला करके पूरी मजबूती से एजेंसी अपनी कामों में लगा हुआ है, जुटा हुआ है। मुझे लगता है कि इस विषय पर हम लोग बहुत कॉन्क्रीट सॉल्यूशन के साथ आगे निर्णय लेंगे। लोग भूख हड़ताल पर हैं, लोग उपवास पर हैं। लगातार पुलिस जो है वहाँ बर्बरता कर रही है और वो सभी विद्यार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है। पिछले 7 साल से वो तबाह हैं, परेशान हैं। केवल भारत को डिस्टेबलाइज करने वाले ताकतों के साथ रहते हो, आपका विद्यार्थियों से कोई लेना देना। झारखंड के एग्जाम को लेकर जेपीएससी एग्जाम, जो 14वां जेपीएससी एग्जाम हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम झारखंड का, जिसमें पेपर लीक हुई थी, उस विषय में एक तख्ती किसी भी कांग्रेसी के हाथों में देखा? किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरीच है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी। जो धरना पर लोग बैठे हुए हैं जेसीसी को लेकर के, जेपीएससी को लेकर के, जो उसमें गड़बड़ी हुई है, तो हमने कहा कि इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। इसमें तो मेरा तो अपना मत है कि चर्चा भी नहीं होनी चाहिए, सीधे सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। बच्चों की बातों पर ध्यान रखनी चाहिए। आंदोलन की शुरुआत जंतर मंतर से हुई। जंतर मंतर पर जो आंदोलन हुआ उसके बाद लगा कि कॉकरोच जनता पार्टी इस आंदोलन की कामयाबी के बाद कोई राजनीतिक दल बना लेगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने लेकिन आज ऐलान किया, एक बैठक के बाद दीपके ने कहा कि वो पार्टी नहीं बनाने जा रहे हैं। दीपके कह रहे हैं वो कोई राजनीतिक पार्टी का गठन नहीं करेंगे। आइए आपको बताऊं, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल राजनीतिक पार्टी बनाने की उनकी कोई योजना नहीं है। अभी बहुत प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, इसलिए सीजेपी उसी भूमिका में होगी। यानी अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी दबाव बनाने का काम करेगी अलग अलग सरकारों के ऊपर। सीजेपी युवाओं, छात्रों, बेरोजगारी और दूसरे जनहित के मुद्दों को उठाएगी। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में सीजेपी की आज ये बैठक शुरू हुई। 2 दिन की बैठक में जंतर मंतर आंदोलन की समीक्षा की जाएगी। साथ ही E20 पेट्रोल
और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। बैठक में यह भी तय होगा कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक संगठन के मेंटोर बने रहेंगे और कॉकरोच जनता पार्टी समय समय पर उनसे सलाह लेती रहेगी। इस बीच सीजेपी ने झारखंड के छात्रों की मांगों का समर्थन किया है और संगठन झारखंड के आंदोलन में भी शामिल होने की तैयारी कर रहा है। सुनिए अभिजीत दीपके क्या कह रहे हैं। चाहे पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जनता का भरोसा उठ चुका है, पूरी तरह उठ चुका है। एक पब्लिक मूवमेंट की जरूरत है, एक पब्लिक प्रेशर की जरूरत है। और पॉलिटिकल पार्टी जो मुझे आज लगता है कि आज जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब है। सुबह लोग किसी को चुनते हैं, शाम को किसी और की सरकार बन जाती है। जनता जो है वो त्रस्त हो चुकी है इन सारी चीजों से कि अभी इंडिया को जो जरूरत है वो एक पब्लिक मूवमेंट की है। फॉर नाउ द सीजेपी विल बी अ प्रेशर ग्रुप बिकॉज व्हाट इंडिया नीड्स एग्जैक्टली राइट नाउ इज अ प्रेशर ग्रुप। तो सोचिए अभिजीत दीपके प्रेशर ग्रुप बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच जिस सीजेपी ने प्रदर्शन किया उसी जंतर मंतर आंदोलन को लेकर एक नापाक साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तान की तरफ से यह साजिश रची गई। सुनने वाले सवाल उठाएंगे कि कहां से खबर आ गई कि पाकिस्तान साजिश रच रही थी, लेकिन यह खबर छोटी मोटी जगह से नहीं आई। अरविंद केजरीवाल खुद इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। वही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में और पंजाब से यह खबर आ रही है, इसलिए इस खबर पर यकीन करना जरूरी है। आपको बताऊं इस मामले में अमृतसर पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। अमृतसर पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनकी तस्वीरें, उनके पास से जो रिकवरी हुई है, बताया जा रहा है हथियार बरामद हुए उनके पास से। तस्वीरें मैं आपको उन हथियारों की दिखाऊं, देखिए जरा। 3 अवैध पिस्तौल बरामद हुई है, जिंदा कारतूस मिले हैं, 4 पेट्रोल बम बरामद हुए हैं। ये छोटे मोटे असलहे नहीं है। अब जो खुलासा हुआ है वो खुलासा ये बताता है कि साजिश इनकी जंतर मंतर को लेकर थी और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है। आम आदमी पार्टी की सरकार में पंजाब पुलिस ये कह रही है कि जंतर मंतर पर यह बड़ी साजिश रची जा रही थी। आपको बताऊं पूरी साजिश क्या थी। दरअसल सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान जंतर मंतर पर यह पूरा षड्यंत्र था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने साजिश रची। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 9 आरोपियों को दबोचा है। इन आरोपियों में 4 नाबालिग शामिल हैं। अमृतसर पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 3 अवैध पिस्तौल, जिंदा कारतूस, 4 पेट्रोल बम भी बरामद किए। सीसीटीवी कैमरे और मोटरसाइकिल भी बरामद किए। ये पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के संपर्क में थे। उनके निर्देश पर इन्हें पेट्रोल बम उपलब्ध कराए गए थे। इनका प्लान जंतर मंतर पर धमाका करने का था। हैंडलर्स की ओर से आरोपियों को वहां सामग्री उपलब्ध कराई गई थी और आतंकियों को पुलिस जवानों पर हमला करने के निर्देश दिए गए थे। इससे जंतर मंतर पर दहशत फैलाने की साजिश थी। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान ये आतंकी ट्रेन से दिल्ली पहुंच गए थे। सोचिए दिल्ली तक पहुंच गए, लेकिन जंतर मंतर पर कड़ी सुरक्षा की वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान अमृतसर रेलवे ट्रैक की रेकी कर पाकिस्तान में लाइव फुटेज भी भेज रहे थे ये। अब सोचिए ये छोटा मोटा खुलासा नहीं है और किसी बीजेपी की सरकार के जरिए नहीं हुआ है, ना केंद्र की किसी एजेंसी के जरिए हुआ। ये आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है और पंजाब पुलिस ये खुलासा कर रही। सुनिए। 9 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 पिस्टल, 4 पेट्रोल बम, मोटरसाइकिल है, एक लाइटर और कुछ लाइव कार्ट्रिजेस रिकवर हुए हैं। एक मॉड्यूल जो है रेलवे ट्रैक के ऊपर कैमरास लगा के पाकिस्तान को फीड भेजने का काम करता है। दोनों मॉड्यूल्स को आईएसआई के हैंडलर्स खुद हैंडल कर रहे थे। पूछताछ में जो इम्पोर्टेंट बात ये भी आई है कि जंतर मंतर पे जब वो चल रहा था प्रोटेस्ट, तो ये 8 जो नौजवान हैं, युवा हैं, ये वहाँ गए और वहाँ इनको लोकल सपोर्ट एक आईएसआई वाले हैंडलर ने मुहैया करवाई, पेट्रोल बम्स वगैरह, पर किसी कारण इनका वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाया और वापस आ गए। वापस आते ये पकड़े गए यहाँ। तो आप देख रहे थे पंजाब पुलिस ने बताया कि क्या प्लान था पूरा। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात संसद की, दिल्ली की बड़ी मुलाकात हुई। इस मुलाकात से क्या बात बनेगी? संसद का सत्र नहीं चल पा रहा। विपक्ष चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज पर चर्चा की मांग कर रहा है। तो आज एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई। क्या इससे बात बन जाएगी? सवाल ये हो रहे हैं। उस मुलाकात की जरा पहली तस्वीर देखिए। विपक्ष ने हर दिन की तरह आज भी मकर द्वार पर प्रदर्शन किया और पहले तो सरकार को घेरा। यह संसद के बाहर हो रहा था। सरकार के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा था।
बीजेपी के दफ्तर में इमरान का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में और गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, शराबा छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। गुलाम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के दफ्तर में वहीं कांग्रेस ने देखिए गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। अमित शाह से जवाब की मांग को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। जो शाह से जवाब मांग रहे हैं, जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ, उनकी मांग है कि उस पर अमित शाह खुद जवाब दे। और देखिए संसद के बाहर हंगामा चल रहा था, लेकिन संसद के अंदर क्या हो रहा था? हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने नेताओं से सदन को सही तरीके से चलाने में मदद की अपील की। किरण रिजिजू ने कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की और कोशिश की कि संसद चले, क्योंकि संसद चल नहीं पा रहा। सांसदों को समझा नहीं सकते। अगर केसी वेणुगोपाल जी अभी भी अपने सांसदों को बोल दे। अब देखिए संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच सरकार और विपक्ष में बातचीत हुई है। सरकार और विपक्ष में बातचीत क्यों हुई, अब सवाल ये उठ रहे हैं। जब इतना गतिरोध है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं में करीब 50 मिनट तक बात हुई और इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक किरण रिजिजू ने बिल पर चर्चा के लिए सहयोग मांगा। राहुल ने चढ़ावा चोरी और लाठीचार्ज के मुद्दे पर पहले कहा जवाब दीजिए। राहुल ने कहा विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार का जवाब चाहता है और इसको लेकर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहा है। दोनों नेताओं में संसद में गतिरोध खत्म करने पर चर्चा हुई। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर पक्का भरोसा नहीं दिया गया। इस मुलाकात में किरण रिजिजू ने विशेष सत्र का प्रस्ताव भी दिया है। सरकार 17, 18 और 19 अगस्त को स्पेशल सेशन बुलाना चाहती है। इस दौरान परिसीमन बिल पास कराने की तैयारी है। इस पर कांग्रेस ने कहा विपक्ष से चर्चा कर जानकारी देंगे हम। मॉनसून सत्र में केवल 6 दिन बचे हैं और इस मुलाकात के बावजूद गतिरोध खत्म होने के आसार कम है। कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा हम चंदा चोरी पर चर्चा चाहते हैं। साथ ही अमित शाह के बयान की भी मांग को दोहरा रहा है विपक्ष। फिलहाल परिसीमन पर विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का स्टैंड साफ नहीं है। सियासतदान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे लगता है कि किरण रिजिजू ने राहुल गांधी जी से बात की है और लोकसभा चलनी चाहिए, राज्यसभा भी चलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक अपोजिशन पार्टी के रूप में मुख्य पार्टी है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि भाई वो ज्यादा हंगामा करने में आगे रहते हैं। किरण रिजिजू जी ने अगर जो प्रस्ताव राहुल गांधी जी के सामने रखा है, तो राहुल गांधी जी ने अपने पार्टी का स्टैंड बदलना चाहिए। नहीं, डिलिमिटेशन का जो मजमून, जो प्रारूप मैंने आसाम में देखा है, उसके बाद तो मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। ऐसी सारी कोशिशें मैं बता रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोग आए अलग अलग मुल्कों में, उन्होंने कोशिश की। अंततः जब जनता जागती है ना, तो वो ये नहीं देखती है कि ये संसद से पारित हुआ या नहीं हुआ, वो ये देखती है कि हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप है या उसके विपरीत। राहुल जी ने जो बात रखी होगी बातचीत से किरण रिजिजू से, वो सही बात रखी होगी। सरकार को सुनना मानना चाहिए हमेशा। जरा मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर रहा हूं, मैं हमेशा विपक्षी नेता की बात सुनता था। जेटली जी थे, सुषमा स्वराज थे, बराबर दिन में 5-5 बार कोऑर्डिनेशन हमारा होता था उनके साथ, और उससे फिर उनकी बात मान के हम रास्ता निकालते थे। ये सरकार तो मानने की बात तैयारी नहीं है विपक्ष। देखो, राहुल गांधी जी जिसके एजेंडे पे चल रहे हैं वो सब देश विरोधी लोग हैं। देश की गति रोको, देश के अच्छे कार्यों को जितना डिले कर सकते हैं, तो वो तो स्पष्ट दिख रहा है। मैं तो इसलिए आश्चर्यचकित हूं कि आपका जो भी विषय है आप देश को बताओ ना। आपको बोलने को मिलता है संसद में, अपनी बात कहिए नियम के अनुसार। वो कहने को तैयार ही नहीं है, तो नीयत तो दिख रही है। कोई भी अच्छा काम इस देश में ना होने पावे, लेकिन उनके चाहने और न चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महिला आरक्षण भी दिलाने की जो प्रक्रिया है उसे भी पूरा किया जाएगा, और परिसीमन बिल की भी जो जरूरत है उसे भी सभी दलों से बातचीत करके मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार इसमें सफल हो जाएगी। अब एक और तस्वीर आई, जरा देखिए। पीएम मोदी ने राज्यसभा के सांसदों से मुलाकात की। अब सवाल यह है, क्या परिसीमन बिल पास कराने की सरकार के पास पूरी तैयारी है?
सरकार के पास नंबर्स आ गए, 2/3 नंबर क्या सरकार के पास पूरे हो गए? और अगर 2/3 नंबर पूरे हो गए हैं तो सरकार के लिए बहुत बड़ी जीत होगी। आपको आइए जल्दी से बताऊं कि नंबर गेम क्या है। क्या सरकार के पास वो ताकत आ गई है कि परिसीमन बिल जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष खड़ा था वो सरकार पास करा ले जाएगी? अब जरा देखिए लोकसभा की स्थिति क्या है, क्योंकि लोकसभा में 2/3 बहुमत होगा तो परिसीमन बिल भी पास हो जाएगा। मौजूदा लोकसभा में सांसद है 540 और बहुमत के लिए कितने चाहिए? 360 एनडीए के पास कितने हैं? 293 अब 360 कैसे पूरे होंगे? एनडीए के पास 293, 360 चाहिए, तो आपको बताऊं ये पूरे कैसे होंगे। टीएमसी के 20 बागी सांसद एनसीपीआई में शामिल हो गए। एनडीए के 293 में 20 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 313। उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। एनडीए की ताकत में 313 में 6 और जोड़ दीजिए तो हो जाता है 319। वाईएसआरसीपी के 4 और 1 निर्दलीय सांसद का भी समर्थन है, ऐसे में आंकड़ा 319 में 5 जोड़िए तो हो जाता है 324 का। इसके बाद सरकार की नजर अब डीएमके के 22 सांसदों पर है। साथ ही शरद पवार के 8 सांसद भी नजर में हैं। पिछले दिनों शरद पवार से मुलाकात हुई थी पीएम मोदी की। अगर ये समर्थन नहीं देते हैं तो सदन से वॉकआउट कर सकते हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत का आंकड़ा कम हो जाएगा। साथ ही कुछ और छोटे दलों के समर्थन से बिल पास हो सकता है। तो यह है सरकार की रणनीति और नंबर गेम। राज्यसभा में बहुमत के कितने पास हैं वो भी आपको बताऊं। राज्यसभा की स्थिति क्या है? राज्यसभा में क्योंकि बिल लोकसभा से पास होगा परिसीमन का, तो फिर राज्यसभा में आएगा, यहां भी 2/3 बहुमत चाहिए। राज्यसभा की कुल सांसदों की संख्या है 245, 2/3 के लिए चाहिए 164। एनडीए के पास है 149। अब 149 164 कैसे पहुंचेगा? 15 सदस्यों का समर्थन और चाहिए सरकार को। वाईएसआर कांग्रेस के हैं 7 सांसद, बीजू जनता दल के 5 सांसद, आम आदमी पार्टी और बीआरएस के 3 सांसद और जोड़ दीजिए तो डीएमके के 8 सांसद मतदान से दूर रह सकते हैं। इस तरह राज्यसभा में 164 का आंकड़ा हासिल हो सकता है। यह है सरकार का पूरा फॉर्मूला, गणित और रणनीति। सुनिए जरा सियासी बयानबाजी इस पर क्या है। सही तो है ये जो परिसीमन के बहाने ये देश के अंदर एक नया विवाद दक्षिण भारत और उत्तर भारत का खड़ा करना चाहते हैं। देश की अखंडता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, परिसीमन को लेकर कोई वाद विवाद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी इसको विवाद में घसीटना चाहते हैं और वो जान रहे हैं कि अब उनके पास संख्या भी नहीं है कि वो किसी बिल को रोक सके। वो तो हर बिल का विरोध करते हैं, लेकिन इसमें तमिलनाडु एंगल डालकर वो नॉर्थ और साउथ के बीच में तनाव पैदा करना चाहते हैं। सरकार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी राज्य को नुकसान हो। एक पैमाने पर, एक पैरामीटर पर सरकार निर्णय करेगी जो सबको सीधा। डिलिमिटेशन बिल के बारे में हमारा यही रवैया है कि हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के बहाने ये जरीमैंडरिंग करके हर कॉन्स्टिट्यूशन टुकड़ा करना चाहते हैं, जो आसाम में किए, जम्मू कश्मीर में किए। उसी प्रकार से पूरा जो उनके मेजॉरिटी है उनको एक ब्लॉक में सीमित रखना चाहते हैं, जो हम पिछली बार भी अपोज किए थे। अभी 3 महीने पहले लेके आए थे, सदन में पारित नहीं कर पाए। संविधान को बदलने वाला बिल, तो इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये सदन में चर्चा हो। डिलिमिटेशन बिल पे हमारा जो स्टैंड पिछले सत्र में जब वो लेके आए थे, डिलिमिटेशन बिल पिछली बार लेके आए थे, जब हमारा स्टैंड जो था वही स्टैंड अभी भी है। अपोजिशन का स्टैंड जब भी वही, पूरे अपोजिशन का स्टैंड भी वही है। हम लोग कंसल्टेशन की पॉलिटिक्स करते हैं, कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स करते हैं, उसके तहत ही हमारा स्टैंड हम क्लियर किए हैं और उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज है नहीं। भाई आपको बताऊं, परिसीमन बिल अगर पास होता है तो क्या होगा? परिसीमन बिल पास होने पर लोकसभा की 50% सीटें बढ़ जाएंगी, 50% सीट डबल हो जाएंगी सीटें। इससे लोकसभा सीटों की संख्या सोचिए 850 पहुंच जाएगी। 850 सांसद हो जाएंगे लोकसभा में अकेले। राज्यों की सीटें 815 और केंद्र शासित प्रदेशों में 35 सीटें होंगी। इनमें से 272 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। दक्षिण के राज्यों ने परिसीमन को लेकर चिंता जताई है। अब देखिए उत्तर दक्षिण क्यों लड़ रहे हैं, किस बात की चिंता है। उत्तर के राज्य जिसमें हिंदी भाषी सांसदों की संख्या लगभग 543 में हो जाएगी और 815 में हिस्सेदारी बढ़कर 311 हो जाएगी। जो बात मैं कह रहा हूं कि 207 सीटों से बढ़ जाएगा, आगे ज्यादा बढ़ेगा और इससे उत्तर भारत की जो ताकत है वो बढ़ जाएगी और दक्षिण भारत को लगता है वो कमजोर हो जाएगा।
यानी बड़ी बात यह है कि 207 जो सीटें हैं वो 315 तक पहुंच जाएंगी। उत्तर भारत की ज्यादा होंगी, दक्षिण भारत की कम होंगी। उत्तर भारत की स्थिति है कि अभी 543 सांसद होते हैं लोकसभा में, इसमें से 207 जो है वो उत्तर भारत के होंगे। 815 सीटों में हिस्सेदारी बढ़कर 311 हो जाएगी। दक्षिण भारत में देखिए सांसदों की मौजूदा भागीदारी 129 है, 815 सीटों में ये बढ़कर 195 हो जाएगी। आरक्षित सीटें हटा दी हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें हटा दी। अभी उत्तर के हिंदी भाषी राज्यों में कुल लोकसभा सीटें हैं 207। अगर 50% सीटें बढ़ती हैं तो यह आंकड़ा 311 हो जाएगा। वहीं दक्षिण के राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 129 है, अगर यहां 50% सीटें बढ़ती हैं तो यह आंकड़ा 195 होगा। अभी उत्तर और दक्षिण की सीटों में 78 सीटों का अंतर है, 50% सीटें बढ़ने पर यह अंतर 116 सीटों का हो जाएगा। सुनिए जरा, गृह मंत्री अमित शाह ने परिसीमन बिल को लेकर संसद में क्या कहा था, वो देखिए। दक्षिण का जो पूरा नैरेटिव बनाया जाता है उसको अगर हम सोचते हैं तो अभी 543 सीटों में जो आपके द्वारा बनाया गया है उसमें 129 सांसद इस सदन में बैठते हैं। मान्यवर, लगभग 23.76% दक्षिण के सांसदों का यहां शक्ति है। अब 50% वृद्धि होने के बाद 129 की जगह 195 सांसद बैठेंगे और उनकी शक्ति 23.97% मतलब 24% होगी। तो शक्ति बढ़ नहीं रही है, कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। अब दूसरी तरफ देखिए कि सरकार ने आज कोशिश की कि बातचीत हो और संसद का घमासान खत्म हो। संसद का मॉनसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। बड़ी बात यह है नुकसान किसका हो रहा है, इससे नुकसान करोड़ों का, कॉमन मैन का, जो आम आदमी है उसके टैक्स के पैसे का नुकसान हो रहा है। संसद में देखिए नुकसान क्या है, हंगामे के बीच करोड़ों का नुकसान होता है। कैसे, ये देखिए जरा। संसद सत्र की शुरुआत से ही दोनों सदनों में हंगामा जारी है। विपक्ष छात्रों पर लाठीचार्ज, चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर आक्रामक है, लेकिन हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई जब ठप होती है नुकसान होता है, क्योंकि इसे चलाने में हर मिनट लाखों रुपया खर्च होता है। अनुमान के मुताबिक करीब 2.5 लाख प्रति मिनट खर्च होता है, 1 मिनट में 2.5 लाख। इस हिसाब से 1 घंटे की कार्रवाई का खर्च करीब 1.5 करोड़ रुपए है। सत्र के दौरान प्रतिदिन करीब 6 से 9 करोड़ रुपए तक का खर्च बैठता है। खर्च तब भी होता है जब संसद में हंगामा होता है या गतिरोध जारी रहता है। ऐसे में हर बाधित मिनट को टैक्स के पैसे की बर्बादी के तौर पर देखा जाता है। दरअसल संसद चलाने में होने वाला खर्च कई अलग अलग मदों में जाता है। इसमें सांसदों के वेतन और भत्ते, संसद सचिवालय के कर्मचारियों का वेतन, सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी स्टाफ, संसद में रखरखाव का खर्च शामिल है। साथ ही सत्र के दौरान सुरक्षा, प्रशासनिक कामकाज पर भी खर्च होता है। हालांकि समय और साल के अनुसार इस खर्च में उतार चढ़ाव आ सकता है। इस हंगामे पर सरकार क्या कुछ कह रही है, वो सुनिए। जब राम मंदिर बन रहे थे तब से काला पट्टी बांध करके इन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, लेकिन यहाँ संसद परिसर में आकर के इन्होंने नाटक जो किया उससे हम लोग दुखी हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टी देश से माफी मांगे और भगवान राम को जो उन्होंने अपमान किया उसका भी माफी मांगना चाहिए। आप कौन सा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? ये एग्जाम्पल भविष्य के लिए क्या बनेगा? संसदीय कार्य मंत्री की बात आप माने, आप सदन को आप इस बिल को खाली करें ना। आखिर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि केसी वेणुगोपाल जी, ही इज ए वेरी गुड पर्सन बट ही इज नॉट इनफ कैपेबल टू जस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, कि आप उनका कहना नहीं मान रहे हैं। आप केसी वेणुगोपाल जी का कहना तो मानिए, आप बिल तो छोड़िए, तब तो हम सदन चलाएंगे। ये शाम ये नहीं, वर्षा आप कृपया इसको बिल को खाली करें। एक तरफ संसद में हंगामा चल रहा था और इस हंगामे के बीच एक और बड़ी खबर आई। पीएम मोदी की पोस्ट हटाने पर मेटा चीफ जकरबर्ग ने माफी मांगी है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो को ब्लॉक कर दिया गया फेसबुक की तरफ से, जिसके बाद सरकार ने एक्शन लिया। मेटा ने उसके बाद उस वीडियो को वापस रिट्रीव किया और रिस्टोर किया। अब सरकार ने इसे उच्च स्तर पर उठाया तो खुद मेटा के चीफ जकरबर्ग ने माफी मांगी।
मेटा के अधिकारियों ने एक और तस्वीर देखिए जरा। मेटा के अधिकारी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं मेटा के अधिकारी हैं और सरकार ने जब शिकायत की और गुस्सा जाहिर किया तो मेटा के अधिकारी मिलने के लिए पहुंचे केंद्रीय मंत्री से। आप थोड़ा ठीक हो जाए। नहीं, मेटा के अधिकारी जब पहुंचे तो वहां मीडिया मौजूद थी पहले से। मेटा के अधिकारियों से मीडिया ने सवाल पूछे हैं, लेकिन मेटा के अधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिए। तस्वीर देखिए, मेटा के ऑफिसर से मीडिया सवाल पूछ रही है कि आपने क्या सोचकर पीएम मोदी के उस वीडियो को जो देश के छात्रों को संबोधित था उसे क्यों ब्लॉक किया। आप थोड़ा ठीक हो जाए। Anything would you like to say? Who's responsible? Mr. Kaplan, would you like to say anything? Any comment on what is the Mr. Zuckerberg apologize as the government wants it to? Apologize to retain the immunity of the platform? Sir, any statement which you would like to make before meeting the minister, sir? You just met the mighty opportunity. तो आइए मैं आपको बताऊं मेटा के चीफ जकरबर्ग क्या कुछ कह रहे हैं। फेसबुक की कंपनी मेटा के सीईओ ने सरकार से माफी मांगी है। माफी बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक सामग्री को लेकर है। प्लेटफॉर्म के संचालन में हुई गलतियों के लिए माफी मांगी है। इससे पहले संसदीय समिति ने मेटा से बिना शर्त माफी की मांग की थी। संसदीय समिति ने मार्क जकरबर्ग को 3 दिन का वक्त दिया था, साथ ही कानूनी सुरक्षा और छूट वापस लेने को चेतावनी दी थी। इसी मामले में सरकार ने मेटा की ग्लोबल टीम को दिल्ली बुलाया। आज आईटी मंत्रालय के साथ कंपनी की बैठक का पहला दिन था। जांच हो रही है कि मेटा भारतीय कानूनों का कितना पालन कर रही है और वीआईपी अकाउंट की सुरक्षा के लिए बनाए गए सेफगार्ड्स क्यों फेल हो गए। दरअसल विवाद फेसबुक से पीएम के वीडियो हटाए जाने का। प्रधानमंत्री मोदी ने 23 जुलाई को यह वीडियो पोस्ट किया। इसमें पीएम मोदी ने पेपर लीक को बड़ी समस्या बताया। उन्होंने ऐसे मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही थी। ये वीडियो कुछ समय के लिए फेसबुक से हटा दिया गया। कंपनी ने पोस्ट फिर से बहाल की और तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि वीआईपी अकाउंट्स के लिए सेफगार्ड्स कैसे फेल हो गए। इस पर संसदीय समिति ने अल्टीमेटम दिया। सुनिए क्या कह रहे हैं सियासतदान। इस देश के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि उनका कंटेंट आप डाउन कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, और 1-2 घंटे नहीं, 12:30 बजे से लेकर सुबह 5:30 बजे तक 5 घंटे डिलीट कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कोई सीरियस बात नहीं है। और इसलिए माफी से काम नहीं चलेगा। जकरबर्ग को जो है माफी मांगनी पड़ेगी। इस तरीके की कोई भी हरकत लापरवाही से हुई है या कुछ षड्यंत्र के द्वारा हुई है या किसी के बाहर के अंसरों का काम है, तो उनके हेड होने के नाते जो उन्होंने माफी मांगी है, मुझे लगता है उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है और हमें इस विषय को यहाँ खत्म करना चाहिए। लेकिन यदि किसी ने चाल की है तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स को पकड़ा जाना चाहिए। जो हमारे तमाम नेताओं को शैडो बैन कर रखा है, जो हमारे खिलाफ उलझुल बातें चलाई जाती हैं, तब नहीं इनको मेटा को समन करना होता। मेटा को समन कर दिया प्रधानमंत्री के लिए। नियम प्रधानमंत्री के लिए अलग हैं और हमारे आपके लिए अलग हैं। क्यों? उन्होंने माफी मांग लिया है, लेकिन हमें लगता है कि उसकी माफी जो है देश से उन्होंने मांगा है, लेकिन वो मेरा है कि उस साजिश के तहत कहीं ना कहीं किया था। साजिश का भी पर्दाफाश होना चाहिए कि किस साजिश के तहत उन्होंने हटाया था। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब यूपी में चुनाव और ब्राह्मणों पर दाव। यूपी में चुनाव है 2027 में। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण दांव खेल दिया है। अब विरोधी कह रहे हैं अखिलेश यादव को ब्राह्मणों से अचानक क्यों मोहब्बत हो गई। 2027 चुनाव को लेकर यूपी में बीजेपी और सपा अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। आज अखिलेश ने ब्राह्मण कार्ड खेला है। अखिलेश यादव ने मुलाकात की ब्राह्मणों से और विशिष्ट लोगों से। अखिलेश की इस मुलाकात को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, बीजेपी भी सवाल पूछ रही है। लेकिन अखिलेश ने दूसरा दांव चला। जनेश्वर मिश्र की जयंती का कार्यक्रम था। अखिलेश ने इस मौके पर अपना 2027 का प्लान बता दिया। पीडीए के पीडी का मतलब अखिलेश ने बताया पंडित। अखिलेश कह रहे हैं पीडीए में जो पीडी है उसका मतलब है पंडित।
तो मंच पर कई ब्राह्मण नेताओं के बीच अखिलेश यादव को माला पहनाई गई। अब देखिए एसपी एमएलए क्या कर रहे हैं। अखिलेश के नेता संतोष पांडे रथ लेकर कार्यालय पहुंचे। रथ पर भगवान कृष्ण, हनुमान जी, सुदामा सवार थे और उन्होंने आरती भी उतारी है। आपको बताऊं, चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश शुरू की है। चुनाव से पहले ब्राह्मणों को कैसे रिझाया जाए, जनेश्वर मिश्र की जयंती पर पार्टी ने बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान अखिलेश ने पीडीए की नई परिभाषा दी, ब्राह्मण एंगल जोड़ दिया। कार्यक्रम में अखिलेश ने कहा पीडीए में पीडी तो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। अखिलेश यादव ने सरकार पर ब्राह्मणों पर जुल्म का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी ने कार्यक्रम को प्रबुद्ध जन सम्मेलन का नाम दिया था। इसमें समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। साथ ही काशी, मथुरा और अयोध्या से संत विद्वानों को भी बुलाया गया था। यूपी में करीब 7% ब्राह्मण वोटर हैं जो 115 सीट पर हार जीत तय करते हैं। राज्य के 12 जिलों में ब्राह्मण वोटरों की संख्या 15% से ज्यादा है। 100 सीटों पर ब्राह्मणों की आबादी कम है, लेकिन जनमत बनाते हैं वो। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर पारंपरिक तौर पर कांग्रेस के साथ थे, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी से जुड़ गए। अब आपको बताऊं कि यूपी में ब्राह्मण किसके साथ है, जरा आंकड़ों पर गौर करिए। 2017 और 2022, 2017 के आंकड़े आपके सामने कि स्थिति क्या थी। देखिए 2017 में बीजेपी के साथ 83% ब्राह्मण थे और उसके बाद देखिए 2022 में बीजेपी के साथ 89% ब्राह्मण हुए। वहीं समाजवादी पार्टी के साथ 2017 में 7% थे और 89% बीजेपी के साथ आ गए 2022 में, और समाजवादी पार्टी के साथ 7% थे 2017 में और 2022 में थे 6%। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। आदरणीय जनेश्वर मिश्र जी के कार्यक्रम के लिए जहां परमिशन देनी थी उन्होंने हमें आपको परमिशन नहीं दी, इसलिए हमें इस कार्यालय में कार्यक्रम के आयोजन करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपके उत्साह और जोश को देखकर कह सकता हूं, उन्होंने परमिशन दी नहीं दी, उनकी परमिशन हमें नहीं मिली। लेकिन आज जनेश्वर मिश्र जी को याद करते हुए हम ये संकल्प लेते हैं कि उनका मिशन कभी भी रुकेगा नहीं, उसको कोई परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीडीए की बात करते हैं, कभी अगड़े को अगड़ा बताते हैं, कभी अगड़े को अल्पसंख्यक बताते हैं और कभी ये कुछ नया फार्मूला लेके चले आते हैं। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स में लिप्त है, वोट बैंक बन जाए, काम इन्हें करना नहीं। जब सरकार आती है तो गुंडई को बढ़ावा देते हैं, अराजकता को बढ़ावा देते हैं। समाजवादी पार्टी सबको लेकर के चलती है, ब्राह्मण समाज को भी, पिछड़े वर्ग को, दलित लोगों को भी, सभी लोग समाजवादी पार्टी। ये ब्राह्मण सम्मेलन जानते हैं, उनके भाटी एक नेता हैं, पूरा नाम हमको नहीं पता उनका, राजकुमार भाटी ने भाषण देते हुए कहा कि ब्राह्मण की तुलना वेश्या से किया। आओ समाजवादी पार्टी में 4 साल के ब्राह्मण के बेटे को गाजीपुर में बुरी तरह लहूलुहान कर दिया गया। उस 4 साल के बच्चे का क्या कसूर था? ये ब्राह्मण सम्मेलन में चर्चा होनी चाहिए। ये चर्चा होनी चाहिए कि कन्नौज में बूथ पर जब ब्राह्मण का बेटा बूथ लूटा जा रहा था, रोका तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उसका गर्दन काट के फेंक दिया, आज तक गर्दन मिला नहीं। इसकी चर्चा ब्राह्मण सम्मेलन में होनी चाहिए। अब देखिए, एक तरफ ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी आज विधानसभा में थी। लखनऊ में विधानसभा के बाहर एसपी ने, नेताओं ने तख्ती और बैनर लेकर प्रदर्शन किया और इस वजह से हंगामा इतना ज्यादा हुआ कि सत्र की कार्रवाई समाप्त करनी पड़ी। उनका हक दे न सके जो सरकार निकलती है, वो सरकार बदलनी है। शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकलनी है, शिक्षा रोजगार दे न सके जो सरकार निकलनी है, जो सरकार निकलनी है, वो सरकार बदलनी है, सरकार बदलनी है। वहीं समाजवादी पार्टी जब से सत्र शुरू हुआ है
बीजेपी को चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी घेर रही है। सदन के अंदर भी हंगामा कर रही है। इसको लेकर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। बीजेपी के दफ्तर में हवा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में हवा चोर कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में विरोधी कहाँ मिलेंगे? बीजेपी के दफ्तर में धर्म विरोधी कहाँ मिलेंगे? वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से विधायक को सस्पेंड कर दिया गया। समाजवादी के पार्टी के विधायक सचिन यादव ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्हें पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया था। तस्वीर आप देख रहे हैं, सचिन यादव आलू की माला पहनकर बैठे। अब देखिए सदन के अंदर क्या हो रहा था। चढ़ावा चोरी के हंगामे के बीच स्पीकर सतीश महाना ने कहा कि रसीद दिखाइए। इसके साथ ही वो सदन में भावुक भी हो गए, क्योंकि वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि वो विधायकों को समझाएं। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया तो रसीद लेकर आ जाओ भैया, जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे कोई एक आधा आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब। अब देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा में हंगामे के बाद स्पीकर भावुक हो गए। स्पीकर भावुक हुए। सदन की कार्रवाई के दौरान स्पीकर सतीश महाना इमोशनल नजर आए। सदन में हंगामे पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। स्पीकर ने कहा, मेरे राजनीतिक जीवन का अंतिम चरण है, अब उन्हें इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। वो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के योग्य है या नहीं। महाना ने कहा, पहली बार लगा कि प्रयास में कमी रह गई है, या फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की बात सही है, कभी संविधान में कमी नहीं है, उसे चलाने वाले व्यक्तियों में कमी होती है। स्पीकर ने कहा, पिछले 4.5 साल तक गरिमा के साथ सदन को चलाया, लेकिन हाल की घटनाओं के बाद आत्ममंथन की जरूरत महसूस हो रही है। मौजूदा सत्र में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर एसपी ने हंगामा किया था और समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर सवाल उठाए थे। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं इस पर विधायक। मेरी एक लंबी राजनीतिक पारी रही है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जो कि एक अंतिम चरण में है, परंतु ऐसा लगता है कि हम अपने प्रयासों में विफल हैं एवं जब तक सदन के माननीय सदस्य इसमें सहयोग नहीं करेंगे, तब तक इस संवैधानिक संस्था का उन्नयन संभव प्रतीत नहीं होता। मुझे इस बात के लिए विचार करना पड़ेगा, गंभीरता के साथ विचार करना पड़ेगा कि मैं इस कुर्सी के योग्य हूं कि नहीं हूं, अथवा जो कुछ मैंने 4.5 वर्षों के अंतर्गत किया है वो उचित है कि अनुचित है, जिसके ऊपर आत्मविलोचन करूंगा और इसका निर्णय शीघ्र करूंगा। पिछले 4.5 साल में आपने जिस संजीदगी से सदन को चलाया, सभी लोगों को एक समान समझकर, जो जिसका सम्मान था उसको उससे ज्यादा सम्मान देकर सदन के संचालन में विशेष रूप से आपने इसमें रुचि ली, इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। जहां तक आपने अपने वक्तव्य में कहा कि हमें निराश है, मानवर, ये निराश मत होइए। अभी आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, बांग्लादेश लौटेंगी शेख हसीना। आखिर इसका ऐलान आज शेख हसीना ने खुद कर दिया है। भारत से ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए शेख हसीना ने बड़ी बात की है। तस्वीरें देखिए, दिल्ली में आज शेख हसीना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया और पत्रकारों को कई नेताओं और अधिकारियों के सामने ऐलान किया कि वो दिसंबर में अपने देश लौटेंगी, चाहे उन्हें जान भी गंवानी पड़े। ये बहुत बड़ा ऐलान है। शेख हसीना जब से भारत में हैं, तब से उन्होंने खुद को कैमरे के सामने आने से परहेज किया है, लेकिन पहली बार शेख हसीना सामने आई और वो कह रही हैं वो दिसंबर में वापस बांग्लादेश जाने वाली हैं, उन्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं। 71, I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. In 1971, I was in आपको याद होगा 2 साल पहले कुछ ऐसे अचानक शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई थी। दावा था कि हेलीकॉप्टर में बैठकर वो ढाका से निकल गई थी, तब से वो भारत में। 2 साल हो गए इस बात को। शेख हसीना अब तक भारत में पूरी तरह से महफूज और सुरक्षित हैं। इसका वो खुद भी शुक्रिया अदा करती रही। दूसरी तरफ
शेख हसीना के देश छोड़ने की वजह ये तस्वीरें, जब बांग्लादेश में छात्र आंदोलन हिंसक हो गया, हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ पीएम आवास तक आ पहुंची। ऐसे में हसीना के पास देश छोड़ने का ही विकल्प बचा था, तो हसीना ने सबसे सुरक्षित हिंदुस्तान को माना और हिंदुस्तान को चुना। अब शेख हसीना वापस जाने वाली हैं बांग्लादेश दिसंबर के महीने में। I will return to my people. I know I may be detained, I may be sent to prison. हिंदुस्तान में बैठकर शेख हसीना का यह ऐलान बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को बहुत चुभने वाला है, क्योंकि जिन शेख हसीना को हिंसक छात्र आंदोलन की वजह से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वो फिर से अपने मुल्क में धमाकेदार वापसी करने वाली हैं। इसका ऐलान शेख हसीना ने ठीक उसी तारीख पर किया जब उन्हें तख्ता पलटकर बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, मगर अब हसीना ने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। TV, you had given us an interview where you first revealed that you will be going back to your homeland in December this year. But I also want to communicate. Your son just said that, there's no communication happening with the government. But would you want some kind of a back channel with the government before you revisit and return to your homeland? Here is our friendly country. Anytime Bangladesh is in a disastrous position, India always stand behind them. And they give shelter every time. 1971, then 75, and still. Now, government to government relationship, that is different. But India always has been a great friend, and I know they will remain that. तो क्या बांग्लादेश में फिर सियासी सरगर्मी बढ़ने वाली है? मोहम्मद यूनुस जा चुके हैं, ढाका में नई सरकार आ चुकी है, लेकिन अब शेख हसीना की वतन वापसी क्या नए समीकरण बनाने वाली है? देखिए, बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने वर्चुअली संबोधित किया, 25 मिनट भाषण दिया, कैमरा बंद रहा उस दौरान। इस दौरान वो भावुक भी हुई, लेकिन उन्होंने बड़ा ऐलान किया। शेख हसीना ने कहा, मैं अपने लोगों के पास वापस लौटूंगी। हसीना ने ऐलान कर कहा, मैं दिसंबर में बांग्लादेश लौटूंगी। इस दौरान उन्होंने खुद को जेल भेजने या मौत की आशंका भी जताई। कहा, वो मुझे जेल में डाल सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं, लेकिन फिर मैं बांग्लादेश जाऊंगी फिर भी, क्योंकि उस पटरी पर उसे उस देश को वापस लाना है। शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की आवाम पर मुझे पूरा भरोसा है। हसीना ने दावा किया कि उन्होंने इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था। उन्होंने कहा, प्रदर्शनकारी पीएम आवास की ओर बढ़ते जा रहे थे, मेरे पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का वक्त था। हसीना ने कहा, तब उन्हें नहीं पता था कि वो देश छोड़कर जा रही। वो अपने पैतृक गांव जाने वाली थी, लेकिन देश छोड़ना पड़ा। दरअसल शेख हसीना ने 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश छोड़ा। इसके बाद वो इस्तीफा देकर सेना के विमान से भारत आई। अब ठीक 2 साल बाद उन्होंने अपनी घर वापसी का ऐलान किया है। इसके लिए हसीना ने फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब का आयोजन चुना और ये कार्यक्रम दिल्ली में सर मार्कटली ऑडिटोरियम में हुआ। फॉरेन करेस्पॉन्डेंट्स क्लब में क्लब ऑफ साउथ एशिया यानी FCCSA, जो 1958 में बना, नई दिल्ली स्थित पत्रकारों का एक संगठन है, जिसको शेख हसीना ने संबोधित किया। सुनिए शेख हसीना ने क्या कुछ कहा है बांग्लादेश के आंदोलन पर, अपनी वापसी पर और भारत के लिए। For the last 2 years, I watched my beloved Bangladesh suffer. This is not the Bangladesh we built. This is not the Bangladesh for which 3 million people sacrificed their lives in 1971. Let me begin with the truth about July and August 2024. It was not a peaceful student movement. Mohammad Yunus himself said this was a meticulously designed movement led by a mastermind. I will return to my people. I cannot stay away while my beloved countrymen are suffering. I know I may be detained, I may be sent to prison. They may try to enforce verdicts issued in fabricated cases, but fear cannot decide my duty to the people. My life moved beyond calculations of personal safety long ago. Here is our friendly country. Anytime Bangladesh is in a disastrous position, India always stand behind them, and they give shelter every time. 1971, then 75,
And still, now government to government relationship, that is different. But India always has been a great friend, and I know they will remain that. Now about us, yes, I told you that I was not ready to leave my country. I didn't know that I am coming here, but somehow I reach here. लेकिन शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस आसान नहीं थी। शेख हसीना की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले देखिए क्या हुआ। बांग्लादेश ने कैसे इसे रोकने की कोशिश की और रोकने के लिए भारत से गुहार लगाई बांग्लादेश ने। भारत ने क्या कहा, क्या कहकर मना किया, ये आपको बताऊं। भारत बांग्लादेश शेख हसीना पर रिश्ते खराब नहीं करेंगे, पहली बात, क्योंकि हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश ने कहा हम अपने पड़ोसी देश भारत से रिश्ते खराब नहीं करना चाहते। विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद ने कहा दोनों देशों में अच्छे संबंध हैं, हम नहीं चाहते कि भारत से संबंध खराब हो या उन पर असर पड़े। बांग्लादेश ने कहा उम्मीद है कि भारत इस बात को समझेगा। यह बयान तब आया जब भारतीय विदेश मंत्रालय कह चुका है कि शेख हसीना के कार्यक्रम से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं, और भारत ने शेख हसीना का भाषण रोकने से भी इनकार किया। हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा था उस कार्यक्रम को एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है। रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है, भारत सरकार इस मंच पर व्यक्त विचारों का समर्थन नहीं करती है। दरअसल भारत बांग्लादेश फिर से अपने रिश्तों को मजबूत कर रहे हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को न्योता भेजा था, उन्हें 12 से 13 दिसंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट में आमंत्रित किया है। संभव है तारिक रहमान पीएम बनने के बाद पहली बार भारत आए। अगर मोदी रहमान मिलते हैं तो दोनों देशों के संबंध मजबूत होंगे, जो हसीना के तख्ता पलट और उनके भारत आने से तनावपूर्ण हुए थे। सुनिए भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा। इस वार्तालाप की इन्होंने बात की अभी, वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है, और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, न और साथ ही साथ हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है। Where it has to begin is from the media. भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश भारत के पूर्वी हिस्से में है और पाकिस्तान बन गया है। आज आपकी पूर्वी सीमा पर एक और पाकिस्तान है। विदेशी खुफिया एजेंसियों खासकर आईएसआई को वहां खुली छूट मिली हुई है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में दुनिया भर में आतंकवादी बांग्लादेश से ही आएंगे। और बांग्लादेश के बाद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में शाहबाज का काउंटडाउन शुरू हो गया है, जहां शाहबाज शरीफ के सहयोगी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सवाल उठ रहे हैं क्या वाकई शाहबाज शरीफ का तख्ता पलट होने वाला है, यहां तक बात होने लगी है। पहली तस्वीर देखिए कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तथाकथित चुनाव की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पहले 2 चरण की वोटिंग हो चुकी है, तीसरे चरण की वोटिंग 10 अगस्त को होने वाली है। इसके साथ ही अगली तस्वीर देखिए, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में जितनी चर्चा चुनावों की नहीं है, उससे ज्यादा वोटिंग के दौरान हुई हिंसा की है। 2 चरणों के मतदान के दौरान वहां जगह जगह आगजनी हुई और हिंसा हुई। इतना ही नहीं, एक तरफ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हिंसा हुई, दूसरी तरफ पाकिस्तान में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। शाहबाज की सहयोगी पार्टी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में उनके गले की हड्डी बन गई है। अब देखिए क्यों शाहबाज का काउंटडाउन शुरू हुआ, यह आपको समझाता हूं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर शाहबाज सरकार को अल्टीमेटम मिल गया है। यह धमकी किसी और ने नहीं, शाहबाज की सहयोगी पार्टी पीपीपी ने दी। जो पीपीपी पाकिस्तान में शाहबाज सरकार के साथ गठबंधन में है, उसी के नेता बिलावल भुट्टो ने शाहबाज को सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा टिक-टॉक आपका काउंटडाउन शुरू हो गया है। दरअसल पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चुनाव में शाहबाज की पार्टी पीएमएलएन ने अच्छा प्रदर्शन किया। अब पीओजेके के तथाकथित चुनावों में शाहबाज सरकार आगे चल रही है। 27 जुलाई और 3 अगस्त को हुई वोटिंग में पीएमएलएन को बढ़त मिली है, लेकिन इसी बीच बिलावल ने नवाज की पार्टी पर धांधली का आरोप लगा दिया। वो बोले अगर चुनाव चुराने की कोशिश हुई तो पाक सरकार का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही सत्ता में थी, लेकिन अब तक हुए चुनाव में पीपीपी के हिस्से में महज 9 सीटें आई हैं। सुनिए जरा बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं। क्या आपको वो आवाज सुनाई दे रही है? जरा गौर से सुने। टिक
टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो भले एक तरफ शाहबाज का विरोध हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने भाई नवाज शरीफ को पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाने के बारे में सोच रहे हैं। बड़ी बात यह है, आखिर क्यों कहा जा रहा है कि शाहबाज अपने भाई नवाज का सपना पूरा कर सकते हैं? शाहबाज शरीफ अपने भाई नवाज को पीएम बना सकते हैं। दावा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पीओजेके में हिंसा के बीच विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए। यहां शाहबाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन ने जीत हासिल की। ऐसे में पीओजेके में शाहबाज शरीफ सरकार बनाने की स्थिति में पीओजेके यानी पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में फिलहाल विधानसभा चुनाव के ही 2 चरण पूरे हुए। तीसरे चरण 10 अगस्त को होना है, लेकिन पीएमएलएन के पास बहुमत है। दरअसल नवाज शरीफ ने पहले ही पीएम बनने की इच्छा जताई थी। उन्होंने कहा था वो पीओजेके के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। फिलहाल वो पार्टी में कमान संभालने के बजाय संरक्षक की भूमिका में है। 2023 में लंदन से लौटने के बाद वो पाक की राजनीति में एक्टिव है और पीएमएलएन की बड़ी बैठक में और रणनीतियां नवाज शरीफ ही तय करते हैं। शाहबाज की पार्टी भले ही पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में नए प्रधानमंत्री की घोषणा करे, लेकिन भारत पीओजेके के चुनाव को मान्यता नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के हिस्से पर कब्जा जमा रखा है। भारतीय विदेश मंत्रालय को सुनिए क्या कुछ कह रहा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग उसमें मारे गए हैं। व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। और आइए अब वो खबर जब वक्त है आपका शुक्रिया कहने का। आपने जो ढेरों प्यार दिया एनडीटीवी को आज उसका पुरस्कार भी मिला। एनडीटीवी इंडिया को बहुत से अवार्ड मिले हैं और ये अवार्ड आपके प्यार से ही संभव हुए। बीएससी रत्न अवार्ड में एनडीटीवी को देखिए अलग अलग कवरेज के लिए बंगाल चुनाव के बेस्ट कवरेज का अवार्ड मिला, तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए भी बेस्ट ऑन ग्राउंड कवरेज के लिए पहचान मिली। एनडीटीवी ने अपने नाम कुल 7 अवार्ड किए। सुनिए जरा इस मौके पर राहुल कंवल ने क्या कुछ कहा। एनडीटीवी को इस पुरस्कार से नवाजने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बीते 12 महीनों में हमने खूब मेहनत की है, शिद्दत से काम किया है, ईमानदारी से काम किया है और ये कोशिश की है कि एनडीटीवी को एक बार फिर से खड़ा किया जाए। हमारी ये गारंटी है कि आने वाले 12 महीने में भी हम इससे भी ज्यादा मेहनत करेंगे, इससे ज्यादा लगन से प्रयास करेंगे और बीसीएस के जितने भी अवार्ड है उनमें से किसी को छोड़ेंगे नहीं। न केवल ये अवार्ड जीतेंगे बल्कि इस इंडस्ट्री के जितने भी अवार्ड हैं, कई सारे अवार्ड्स हम लोग आज जीत रहे हैं। हम और मेहनत करेंगे, अगले साल फिर लौटेंगे और जितने आपके बाकी अवार्ड रह गए डॉक्टर रस्तोगी वो भी हम लोग होपफुली अगले साल ले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और अवार्ड मिला जो आपके प्यार से मिला। इस शो को जो प्यार और जो मोहब्बत आपने दी है, लगातार इस शो के साथ जुड़ाव जो आपका रहा, उसने इस शो को भी बड़ा बनाया, उसकी पहचान बनाई, घर घर तक ये शो पहुंचा है। उससे बेस्ट प्राइम टाइम एंकर का अवार्ड मिला। ये तस्वीरें उसी समारोह, उसी अवार्ड की है। Of the year, ladies and gentlemen, put your hands together. The best prime time anchor of the year, ladies and gentlemen, put your hands together for the very versatile Syed Sohail. Can we give a big round of applause for Syed Sohail? Thank you BCS इस अवार्ड के लिए। ऑफ कोर्स एनडीटीवी जो उस ईमानदार सफर के लिए एक शानदार जगह है। बहुत शुक्रिया राहुल जी का, एनडीटीवी की पूरी टीम का और ऑफ कोर्स एक एंकर को बेस्ट एंकर बनाने के लिए उसकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू उस परिवार का जो एक पत्रकार जब काम कर रहा होता है तो फैमिली उससे पूछती नहीं है कि घर किस वक्त आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या आप आउटडोर बाहर हो। तो थैंक यू उस परिवार के लिए, थैंक यू। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।